मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम बिहार 25। बिहार 25 मतलब बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव 2025 का, जिसका नामकरण हमने किया है बिहार 25। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चिरैया का। चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो अ, हमको लगता है कि मुख्यालय जो है पूर्वी चंपारण का, उससे 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पड़ता है ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है कि 2008 में जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद यह वजूद में आया चिरैया विधानसभा। और उसमें घोड़ा सहन को काट के हटा दिया गया, जो ढाका में चला गया, और चिरैया और पताही को लेकर ये एक विधानसभा क्षेत्र बना है। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, ये बड़ा रोचक हो गया है, और रोचक बनाया है राजद ने। इसलिए कि राजद से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो लक्ष्मी नारायण यादव है, जो पूर्व में घोड़ा सहन जब सम्मिलित हुआ करता था तो 2 बार वो विधायक रह चुके थे। और पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला था चिरैया से अच्छे लाल प्रसाद यादव खड़े थे, जो इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए हैं। दूसरी ओर 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं बीजेपी से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, वो चुनाव मैदान में है। और तीसरा जो एक कोण बना रहे हैं वो हैं जन स्वराज के संजय कुमार सिंह। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि क्या स्थिति है, नहीं है। तो सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी समस्याएं क्या है, और वहाँ के लोग जो वोट करेंगे वो स्थानीय समस्याओं को लेकर, या उनका मापदंड कुछ और होगा। वर्तमान स्थिति में जो बिहार में असेंबली का जनरल चुनाव 2025 हो रहा है, इसको समस्या मूलक बनाने की कोशिश पहले से तो बहुत लोगों ने की है, और खासकर एक नया रूप रंग और एक नई परिभाषा शुरू की प्रशांत किशोर जी ने। प्रशांत किशोर जी ने समस्याओं को सबसे पहले आगे रखा, और उसके रखने का उद्देश्य उनका यह था कि जाति पर आधारित चुनाव न हो, लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छे अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। लेकिन वो सभी समस्या जो हर क्षेत्र की जो समस्या होती है, सभी क्षेत्रों की समस्याएं सामने खड़ी रह गई, और इलेक्शन आते आते अब धीरे 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 ये समस्याओं को छोड़ करके अब जाति से मैंने जातीय गुटबंदी शुरू हो गया। गुटबंदी शुरू हो गई है, और उसी के आधार पर चुनाव के परिणाम भी होंगे। अच्छा। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों ने अपना कैंडिडेट, उम्मीदवार उस जाति के गणना को मिला करके ही किया है कि किस जाति के कैंडिडेट हम देंगे तो वो अब विजयी होंगे। क्योंकि अपनी बार बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो जो है सो चुनाव खत्म हो जाने के बाद में निकालती है या खत्म होने के समय निकालती है, तो उसको देखने का वोटर को मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन उनका लक्ष्य एक है, जो जो लोग अखबारों में बयान भी देते हैं कि विनेबिलिटी जो है, माने विजयी उम्मीदवार होने वाले जो विजयी उम्मीदवार होंगे, वैसे ही आदमी को हम लोग चुनेंगे जिनमें यह गुण ज़्यादा हो। तो एक जाति और किसी तरह जीत जाने वाले उम्मीदवार, अब यही दोनों मूल मंत्र बच गया है। मूल मंत्र यही चल रहा बच है। गया है, और तो उसी पर अब चुनाव अब हो रहा है। अब जो आप जाति की बात सर आपने बताई कि घूम फिर के सारा मामला फिर जातीय गुटबंदी पे चला गया है, तो वहाँ पे अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें सबसे ज्यादा मतलब किन जातियों का प्रभाव पड़ेगा या प्रभाववान है? देखिए, वैसे तो अमूमन आप जानते हैं बिहार के बारे में, ये जातिवाद तो पूरे देश में है, तो बिहार में भी है, और बिहार में कुछ इसका परिभाषित इसको लोग कुछ गलत ढंग से करते हैं। ऐसे जो राजनीतिक लोग हैं, जो जिनको सभी स्टेटों का तजुर्बा है, उनका बताना यह है कि बिहार में जातिवाद सबसे कम है।
बनिस्बत के अन्य अन्य राज्यों, जगह, अन्य हाँ, जगहों सही से। बात। सही बात यह है। तो यहाँ होता क्या है कि पिछड़ी जाति बिहार में जो पिछड़ी जाति है उसमें सबसे बड़ा प्रतिशत यादव जी लोगों का जी। है ना, यादव जी लोगों का है। वो करीब 7-8 है, 7-8% होगा। और उसके बाद अ, कोयरी लोग हैं, कुशवाहा जिसको कहते हैं, वो भी 6% के करीब में है। उसके बाद सब जितनी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं या दलित हैं, ये सब कोई टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, उपजातियों में बटे हुए हैं। तो इसलिए इनका भी परसेंटेज कहने में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है। लेकिन ऐसे वैश्य जाति को आप देखिएगा इन टोटलिटी में, तो 36 जातियां हैं जो वैश्य कही जाती हैं, तो उनका परसेंटेज सबसे हाई है। इन सभी जातियों से उनका परसेंटेज हाई है। और चिरैया में भी वही स्थिति है। चिड़िया में भी है वही स्थिति। तो पिछड़ी जाति का परसेंटेज हर जगह, जबकि सामान्य जाति जिसे ऊंची जाति पहले से कहा जाता था, तो सामान्य जाति के मिला देने के बाद 10-11% टोटल वोट इन लोगों का है। तो सामान्य जाति के बाद तो पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित, महादलित यही लोग हैं। तो उसके बाद मुस्लिम है। तो मुस्लिम के बाद ही हर जगह का परसेंटेज एक नहीं है, अलग अलग हर जगह है। ऐसे बिहार में बताया जाता है कि 18% मुस्लिम वोटर्स हैं, है ना, हर जगह नहीं है। जैसे कि अब चिरैया है, तो चिरैया में ये लोग कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। माने मुस्लिम जब चिरैया संयुक्त हुआ करता था तब परिसीमन के पहले, हाँ तब मुस्लिमों की संख्या हाँ, बहुत थी। वो डिसिसिव था। लेकिन परिसीमन के बाद घट गया। हाँ, वो ढाका में चला गया, ढाका में चला कट गया। करके ढाका में हाँ, चला गया। और उधर घोड़ासान का पाट आकर के कुछ पता ही मिला करके बना मिल चिरैया, गया। हाँ। तो ये मिक्स हो गया है। इसलिए कोई ऐसी जाति लेकिन यादवों की संख्या तो है। यादवों की संख्या भी है, उतनी नहीं है जितनी दूसरी जगह तो होती है। मतलब ये नहीं कि ना कुछ खास अंतर ना, नहीं है। कोई ज्यादा बात नहीं है। अच्छा अच्छा। तो चिरैया के तरफ में यादवों की संख्या ज्यादा है। ये एक लंबा कंस्टिट्यूएंसी है, सीधे पूरब से पश्चिम तक, और थोड़ा सा दक्षिण भी है। तो पश्चिम में, इसके पश्चिम पार्ट जो है चिरैया का, उसमें यादवों की संख्या अच्छी है। तो यादवों की संख्या आती है, सबसे पहले वहाँ पर पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, जो पेशे से वकील भी थे, लक्ष्मी नारायण यादव जी। तो लक्ष्मी नारायण यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से शुरू से जुड़े हुए हैं और काफी लोकप्रिय भी हैं। घोड़ासान से 2 बार हाँ, एमएलए रह चुके यहाँ हैं। से भी एक बार हुए थे, यहाँ चिरैया से भी हाँ एक बार। हाँ। तो वो इसलिए वहाँ के वो प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापित जो है सो नेता हैं वहाँ के, यादवों के नेता खासकर। हाँ खास करके हैं। और अन्य जातियों से में भी पॉपुलर है ना, बोलचाल की भाषा उनकी जो है, या आचरण भी बहुत अच्छा है, लोकप्रिय हैं भी। तो और वहाँ के उम्मीदवारों के बनिस्बत उनको देखिएगा तो मतलब कि वे समझिए कि एक कुशल राजनीतिज्ञ है, जिनको स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा रुचि हाँ, है। स्पोर्ट्स से बहुत जुड़े हुए रहते हाँ, हैं। यह बात उनकी अहमियत है। अगर ये न कहा जाए तो गड़बड़ हाँ, होगा, कहाँ उनके व्यक्तित्व में कमी आ जाएगी। स्पोर्ट्स में इस पूर्वी चंपारण जिले में किसी राजनेता की रुचि नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा रुचि लक्ष्मी नारायण यादव की है। कहीं भी अगर छोटा भी गांव में कहीं स्पोर्ट्स होता है और उनको कोई निमंत्रण दे देता है, तो अपने पटना से नहीं, भी हम तो सर आश्चर्य हुआ कि मैं उस दिन समाहरणालय में बैठा हुआ था, तो वहाँ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लोग बैठे हुए थे, उनसे बातें हो रही थी। तो वो लोग प्लान कर रहे थे कि चिरैया में चलना है प्रचार करने। और हमने कहा कि भैया ये राजद का प्रचार करने आप जा रहे हो, आप तो भाजपा के साथ हो। तो उसने कहा नहीं, भाजपा राजद यहाँ नहीं है, यहाँ चूंकि स्पोर्ट्समैन से जुड़े हुए लोग हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। हाँ सही बात। तो ये बात तो समझ में आई कि बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनकी सबसे बड़ी खूबी है, जितनी सराहना की जाए कम है। और ग्रामीण स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में लक्ष्मी नारायण जी का बहुत बड़ा, लेकिन लक्ष्मी नारायण यादव की सारी लोकप्रियता और यादवों के नेता हैं, लेकिन उस पर बड़ा कुठाराघात किया अच्छे लाल प्रसाद यादव ने, जो पूर्व में राजद के प्रत्याशी थे, पिछले बार जो हार गए थे भाजपा के लाल बाबू गुप्ता से। राजनीति को समझते ही है जो कब क्या होता है कोई ठिकाना नहीं है।
लक्ष्मी नारायण यादव जी वहाँ से जीतते रहे थे, तो उनको पराजित कर दिया। वहाँ के अभी जो संप्रति चिरैया के भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लाल बाबू गुप्ता जी, लाल बाबू गुप्ता जी ऐसे पैसे से चिमनी उमनी चलाते हैं, व्यवसाय अपना। तो एकाएक इनको टिकट मिला भाजपा से, और भाजपा से टिकट मिलने के बाद लक्ष्मी नारायण जी को इन्होंने पराजित कर दिया। पराजय के बाद वहाँ पर इनके राजद के ही इन्हीं के समर्थकों में से एक यादव जी हैं, अच्छे लाल यादव जी। अच्छे लाल यादव जी भी वहाँ उम्मीदवार बन गए और उनकी भी इच्छा थी कि पिछले मैंने 20 में उन्हीं को राजद ने टिकट दिया था। तो 20 में लक्ष्मी नारायण यादव जी को छोड़ करके अच्छे लाल यादव जी को पार्टी ने टिकट दे दिया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लक्ष्मी नारायण यादव जी ऑफिशियल कैंडिडेट हो गए आरजेडी के, और चुनाव लड़ा उन्होंने लाल बाबू गुप्ता से। अच्छे लाल जी को टिकट मिल गया था, वो लाल बाबू से लड़ रहे थे गुप्ता से। तो पराजित जो पहले थे लक्ष्मी नारायण यादव जी, ये आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ में निर्दलीय खड़ा हो। सर वो कहावत है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। तो अच्छे लाल यादव राजद के उम्मीदवार थे और लक्ष्मी नारायण को टिकट नहीं मिला, तो लक्ष्मी नारायण यादव बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। वही स्थिति इस बार हुआ है। हाँ, इस बार अच्छे लाल यादव को टिकट नहीं मिला, लक्ष्मी नारायण यादव को मिल गया, तो वो बागी उम्मीदवार बन गए। हाँ। लेकिन सर यहाँ ये मामला उठता है कि जब आपको याद होगा लक्ष्मी अच्छे लाल यादव को टिकट नहीं मिला, तो वहाँ के यादवों में राजद कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश था और 18 पंचायत के अध्यक्ष और नेताओं ने एक साथ रिजाइन कर दिया था राजद से। बताते हैं आपको, सलवार ढंग से इसको ऐसे समझिए कि जहाँ पर चिरैया में, जहाँ लक्ष्मी नारायण यादव जी का जहाँ के निवासी हैं, जिस गाँव के घड़तरी नहीं, वो चिरैया के बगल में है। हाँ, और उसी के बगल में भी अच्छे लाल जी हैं। तो अच्छे लाल जी जो को टिकट मिला था, ये भी सक्रिय रहते हैं राजनीति में। तो अच्छे लाल जी को जब टिकट मिला, तो इनके वहाँ कुछ लोकल समर्थक उनके जाति के लोग ज़्यादा हुए अच्छे लाल जी, और उन समर्थकों के कारण चुनाव लड़े। चुनाव लड़े और लक्ष्मी नारायण यादव जी पराजित हो गए और लाल बाबू यादव जीत गए थे। इस साल 2025 में जब मामला आया, तो राजद ने फिर टिकट दे दिया, फिर लक्ष्मी जी को, अच्छे लाल जी को टिकट नहीं दिया। अब अच्छे लाल जी इस बार अब लक्ष्मी नारायण जी के खिलाफ में निर्दलीय खड़ा हो गया। फिर स्थिति वैसे ही बना दी जैसे पिछले बार हुआ था। और आंकड़ों में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस बार अच्छे लाल ने 16,000 वोट काट लिया, और 16,000 वोट से लक्ष्मी नारायण यादव जी भाजपा से हार गए। तो अब लक्ष्मी नारायण यादव जी ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी के हो गए हैं। लड़ाई फिर उसी भाजपा के लाल बाबू गुप्ता से है, और ये अब फिर खड़ा हो गया। तो स्थिति जो है सो इसीलिए वहाँ पर समझिए कि आरजेडी में ही तनाव हो गया, माने 15 वाली स्थिति ही पैदा हो गई। हाँ, स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन अच्छे लाल जी का प्रभाव चिरैया के कुछ खास क्षेत्रों में ही है, लेकिन लक्ष्मी नारायण यादव जी जो हैं, इनका प्रभाव पूरे चिरैया क्षेत्र के में समान रूप से है। और इनके वोटर्स, इनको जानने वाले, इनको पसंद करने वाले लोग अच्छे लाल जी से अभी ज़्यादा है। मतलब जनप्रिय ये ज्यादा है, समर्थक इसका इनको ज्यादा है। हाँ, लक्ष्मी नारायण यादव। हाँ, तो ये दोनों आदमी का आप आरजेडी में खिंचा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नहीं, ये बहुत बड़ा राजद का ही वोट कट रहा है, डेंट है बहुत बड़ा हो। हाँ। और राजद के प्रत्याशी के विजयी होने में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, और उसको टाला नहीं जा सकता है। वो अंत तक लड़ेंगे। आपने जिससे देखा था कि 2-3 दिन पहले उनके समर्थकों ने दूध से उनको दूध से नहवाया, लड्डू से, तौला, जबकि वो निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे लाल यादव हैं। तो
ऐसे पार्टी ने उनको निकाल दिया अपनी बार। वो निकालने से कुछ नहीं होता, लक्ष्मी नारायण यादव को भी निकाल दिया था उस बार जब टिकट दिया, तो ऐसा हो गया है। इधर दूसरा कैंडिडेट जो फॉर्मेडेबल कैंडिडेट हैं लाल बहादुर गुप्ता जी। तो लाल बहादुर गुप्ता जी 2 बार जीत चुके हैं, फिर से उनको पसंद किया गया है भाजपा के द्वारा और वो अपना प्रचार कर रहे हैं। लाल बहादुर गुप्ता का कोई ऐसा काम उनके टेन्योर में नहीं हुआ है जिसको हाईलाइट किया जा सके। लोग उनसे काफ़ी क्षुब्ध भी हैं, काफ़ी क्षुब्ध हैं, लेकिन वो बेस कर रहे हैं मोदी के लहर, मोदी के वोट पर। उनका चुनाव मतलब एनडीए के नाम पर उनका हाँ, चुनाव है, वो व्यक्तिगत कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार और मोदी के दिए किए गए कार्यों पर वो कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े जो है सो वहाँ पर स्कीम पड़े हुए हैं जिसको इन लोगों ने आज तक लॉन्च नहीं किया। 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है साल भर से वहाँ पर घोड़दौल पोखर के ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन के लिए, है ना, क्लीनिनेस के लिए 50 एकड़ में फैला हुआ ऐतिहासिक है वो। हाँ, ऐतिहासिक चीज है वो। और उस समय समझिए कि वो पैसा पड़ा हुआ है लेकिन उस प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं पिछली बार सर हमारे मित्र हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, उनके माता जी का देहांत हुआ था तो हम उनके गांव गए थे। हमको सर, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 1990 के पहले की जो सड़क हुआ करती थी उसका दर्शन उस क्षेत्र में हुआ। हुआ। इतना खराब सड़क, इतना खराब सड़क। तो अब समझिए स्वाभाविक है, जब वहां हम बात किए, इसी तरह बात कर रहे थे, उस समय चुनावी माहौल तो नहीं था, तो लोग एक तरह से पूरा आक्रोशित थे। तो पताही जो है ना, पताही का वह पताही अपने पिछड़ेपन के कारण नक्सलाइट क्षेत्र भी बन गया था। और दूसरा उसका दुर्भाग्य यह है कि वह बागमती नदी से बराबर जो है सो बुरी तरह प्रभावित होता रहा है, बाढ़ से उसकी बर्बादी होती रही। और उसके लिए डैम भी बन रहा है। आपको जान करके दुख होगा कि वो डैम 20-25 साल से बन रहा है। जिस डैम को अगर बनाया जाए तो 1 साल या 1.5 साल में पूरा हो जाए, वो 20-25 वर्षों से बन रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए कोशिश की गई थी कि उसके बाढ़ के पानी को बाढ़ में नहीं जाने दिया जाए, उसको चैनलाइज कर दिया जाए, उसी के तौर पर बनाया जा रहा है। 20 बरस से बन रहा है। बांध जो बना है वह बांध अधूरा है। बागमती का जो बांध बना है उसका कोई लाभ नहीं है। उसका जब जो बांध अधूरा हो उस बांध का क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं। तो बराबर बाढ़ से वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता मतलब रहा। मिला जुला के हम लोग कहें कि लाल बाबू गुप्ता जो निवर्तमान विधायक हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनसे लोग खुश नहीं है। एनडीए के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक कांटा भिड़ा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जी अब लाल बाबू गुप्ता अपना अभियान चला रहे हैं। इनको खुशी है कि अगर वहाँ आरजेडी के 2 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, एक बागी और एक उम्मीदवार सही, तो इससे इनको कुछ जो है सो रिलीफ, हाँ, स्पेस मिल रहा है, रिलीफ इनको मिल रहा है। दूसरी तरफ वहाँ आ गए हैं प्रशांत किशोर के कैंडिडेट इंजीनियर संजय सिंह। तो संजय सिंह कर्मठ आदमी हैं, नौजवान हैं और अब लोकप्रिय भी हैं। तो संजय सिंह व्यवसायी हैं, उनका अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ईट ईट का बहुत बेहतरीन स्कूल हाँ, वगैरह खोले हुए हैं, स्कूल भी खोले शिक्षा हैं। वगैरह पर हाँ, ध्यान देते हैं। ईट उट का व्यापार भी करते हैं, बहुत तरह का व्यवसाय उनका है। पॉपुलर भी काफ़ी हैं, अच्छे हैं। तो ये इस बार और सबसे बड़ी बात यह है पिछले सर, जो जो मुझे लगता है कि ये तीनों जो प्रमुख उम्मीदवारों की हमने बात की, या तो ये जाति वाइज अगर देखें तो वैश्य हैं या यादव हैं। सामान्य जाति में मतलब जिसको सामान्य उच्च जाति में जाति ये हम अकेले करें, हैं। वो अकेले संजय सिंह हैं जो संजय सिंह राजपूत जाति से आते हैं, उन लोगों से कम उम्र के भी हैं कम उम्र के हैं और पढ़े लिखे हैं, और इंजीनियर हैं। ज्यादा लोकप्रिय हाँ, लोकप्रिय तो हैं। हाँ, अब वोट क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन हाँ, लोकप्रियता के तो मामले में संजय सिंह जी अच्छे उम्मीदवार के रूप में मैदान में आए हैं। और पूर्वी चंपारण में जितने लोग जन स्वराज के लोग लड़ रहे हैं उसमें वो सबसे अच्छे उम्मीदवार हमको मजबूत दिखा- उम्मीदवार हाँ, हैं। उम्मीदवार हैं जिनको लोकप्रियता है और काफ़ी उन्होंने काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है इधर इस 3-4 वर्षों में। और गांव-गांव में उनका विजिट होता रहता है। इसलिए अब वो पूरे चिरैया क्षेत्र में एक-एक आदमी को पहचानता है, लोग उनको पहचानता है और जन सेवा वो बराबर करते रहे। तो
अपनी बार तो उनको बेनिफिट है कुछ ज़्यादा इन लोगों से, जैसे आपने बताया कि सामान्य जाति के लोगों में ये अकेले उम्मीदवार हैं। अकेले। पिछले बार इनके साथ एक भूमिहार खड़ा हो गए थे, अवनीश कुमार सिंह, पिछले चुनाव में जी। उन्होंने भी 10,000 वोट काट लिया था। अपनी बार वो भूमिहार कोई नहीं है, ब्राह्मण कोई उम्मीदवार नहीं है, तो वहाँ राजपूत भूमिहार तो दोनों का जो सामान्यतः जो जनसंख्या है वो समझिए कि 19-20 हज़ार है, मतलब दोनों 1,000 से ऊपर नीचे बराबरी के लोग हैं। ब्राह्मण का भी पॉपुलेशन हमको लगता है कि 10 से 15 हज़ार है ना। तो ये ब्राह्मण का वोट, भूमिहार का भी 80% वोट, राजपूत का भी 80% वोट, ये सभी वोटों पर ये काबिज हो गए हैं। और जो ये प्रशांत किशोर जी के मतलब के कहने का मतलब, प्रशांत किशोर जी ने जो नारा दिया है समस्याओं को के समाधान के लिए जो कुछ कह रहे हैं, उसके समर्थक जो वोटर्स हैं उनका उसमें योगदान है। और साथ में जो जनसेवा उन्होंने की है 4-5 वर्षों उसका में, भी लाभ उसका लाभ मिल रहा है। ये सभी चीज मतलब मिला जुला के वो भी अच्छी स्थिति में, माने लड़ाई में है। हाँ, वो लड़ाई में है और अच्छी तरह से लड़ाई में है, अच्छी तरह से लड़ाई। अभी तो समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन लड़ाई में वो इसको तिकोना बहुत बढ़िया से बना रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है वहाँ? त्रिकोणात्मक लड़ाई वहाँ है, और त्रिकोणात्मक लड़ाई में अगर माइनस में कोई जा रहा है तो लक्ष्मी नारायण यादव आरजेडी के कैंडिडेट। हाँ, वो जा रहा है। हाँ, क्योंकि उनका ही माने भीतरघात का जो मामला है, तो न तो भाजपा का कोई भीतरघात है और न जनसुराज का भीतरघात, समझे ना। इसलिए माइनस में उन्हीं का एक बागी उम्मीदवार है, नहीं तो वहाँ का परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य। लेकिन अगर जातीय आधार की बात अगर हम करते हैं सर, तो ये जो ऊंची जाति के लोग हैं ये माने जाते हैं कि भाजपा के कोर वोटर हैं, लेकिन ये तो चले जाएंगे जनसुराज के तरफ, तो निश्चित रूप से इसका असर लाल बाबू गुप्ता पर भी पड़ेगा, मतलब भाजपा पर पड़ेगा। संजय सिंह की उम्मीदवारी जो है उसका कुप्रभाव भाजपा पर भी पड़ रहा है और राजद पर भी पड़ रहा है। इसलिए कि आप जैसे बताया ना आप कि जैसे मुस्लिम वोटर्स हैं, तो मुस्लिम वोटर्स भी तो जनसुराज को वोट कर रहे हैं और उधर आरजेडी के भी वोटर हैं, है ना। तो वो भी वोट उधर भी काट रहे हैं, उधर भी कटेगा और इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, इधर भाजपा का कटेगा, उधर आरजेडी का कटेगा। तो ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर चुनाव है। वहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। लोग बहुत वितरत लड़ रहे हैं और तीनों आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अंतिम रेस में सबसे आगे कौन निकलता है, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मित्रों, चिरैया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति यही है, लड़ाई त्रिकोणात्मक है। भाजपा और राजद आमने सामने की लड़ाई में थे, लेकिन इधर संजय सिंह के जनसुराज से खड़ा हो जाने के बाद यह पूरी लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है और भीतरघात राजद के लक्ष्मी नारायण यादव के साथ हो रहा है। अब यह बड़ा दिलचस्प हो गया है कि वोटर किस ओर जाते हैं, लेकिन लड़ाई भले फ्रेंडली हो रहा है, मतलब कोई तनाव की स्थिति वहां नहीं है, लेकिन लड़ाई बड़ा रस्सा कस्सी वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना विचार इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा कि आपकी नज़र में कौन जीत रहा है, क्योंकि फिर इस पर हम लोग चुनाव के पूर्व अंतिम जो एक विश्लेषण होगा वो भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जैसा मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।